अस्सलाम वालेकुम। आज के अखबार के साथ मैं और अदीब इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। अजीब दर्द है जिसकी दवा है तन्हाई, बकाए शहर है अब शहर के उजड़ने में। ये कलाम है महमूद शाम का। मज़ीद कहते हैं, क्यों ताजिर व आलिम हुए इदराक से महरूम, एहसास नहीं सातें ये कितनी कड़ी हैं कीमती अफराद की जाने के दुकानें, क्या मस्जिदें शहर की काबे से बड़ी हैं। कोरोना जाने ले रहा है। वबा ने हर शोबा ज़िंदगी को मुतासर किया। चलती ज़िंदगी रुक चुकी। खेल ख़त्म, सैर ख़त्म, मिलना ख़त्म, माना ख़त्म, जाना ख़त्म, मैश ख़त्म। दफ्तर के काम भी घर बैठ के करो। एक हकीकत है जिसका सामना है, लेकिन एक हैरत भी है जिस पर शायद कौम की नज़र नहीं पड़ रही। कहते हैं शेर कभी पुराना नहीं होता। आप जब भी इसका इस्तेमाल करना चाहें, इसकी ताजगी और रानाई बरकरार रहती है। आज कुछ ऐसा ही कलाम आपके सामने रखता हूं जो पहले, बहुत पहले कहा गया, लेकिन उस वक्त शायद तसव्वुराती सा लगता था, लेकिन अब वही सब दौरे हाजिर लगता है। और शायरी की बात हो तो जॉन एलियस सबसे पहले बनता है। मौजू कोरोना है, ये जहन में रहे। जॉन एलिया ने कहा था, अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। बशीर बदर ने बहुत पहले लब कुशाई की थी, यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुपके पढ़ा करो। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। अहमद फराज ने लिखा था, कुर्बतें लाख खूबसूरत हों, दूरियों में भी दिलकशी है अभी। नाज़रीन, अदब की तमाम असनाफ पर अबूर रखने वाले तमाम अफराद इस मुल्क का असासा हैं। अब ज़रा असर हाज़िर के शोरा का भी कुछ कलाम आपके सामने रखता हूँ। फारस ने भी ऐसा ही कुछ कहा जो मकबूल हो गया। सब कुछ जो चमकदार हो सोना नहीं होता, हर छींक का मतलब तो कोरोना नहीं होता। अदरीस बाबर का ये शेर भी मशहूर हुआ, टेंशन से मरेगा ना कोरोने से मरेगा, एक शख्स तेरे पास ना होने से मरेगा। रज़ीउद्दीन रज़ी की तबाह आजमाई कुछ यूँ है, छुपे हुए हैं घरों में, हवा से डरते हैं, खुदा से डरते नहीं और वबा से डरते हैं। नौजवान शायर शाहज़ल ख़ान ने कुछ यूँ अशार कहे, चेहरों पे खद्दो खाल नहीं खौफ आया है, अब कोई हंसी है कि नहीं फ़र्क कहाँ है। दुनिया ने बदल डाला है कानून अचानक, अब कुर्ब कज़ा और जुदाई में अमा है। साइमा नौरीन खूबसूरत लहजे में कहती हैं, कुछ अपने अश्क भी शामिल करो दुआओं में, सुना है इससे वबा के असर बदलते हैं। ईमान कैसरानी ने कमाल अक्कासी की है, कहते हैं, वो ताफ़ुन है कि इस बार ज़मी के बासी, अपने सजदों से गए रिस्क कमाने से गए। दिल तो पहले ही जुदा थे बस्ती वालों, क्या क़यामत है कि अब हाथ मिलाने से गए। हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तज़ियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमान शख्सियात की जानब जाऊँगा। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं बड़ी हवा जैसी शख्सियत हैं, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और तजियाकार मोहतरम जनाब तसद्दुक़ गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। इसी के साथ मैं एक और शख्सियत जो मेरे साथ मौजूद हैं, ऑनलाइन मौजूद हैं, मैं उनका भी तारुफ कराता चलूँ। उनको भी बड़ी हमा जैसी शख्सियत हैं, बिजनेसमैन है, इसके अलावा यानी शोबा वकालत से उनका ताल्लुक़ है। चेयरमैन नैब रिफॉर्म्स कमेटी पंजाब लाहौर हाई कोर्ट बार, बैरिस्टर वक्कास अबरेज़ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया दोनों शख्सियात का, आपने अपनी मसरूफियत से वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक्स अलॉट। चलते हैं अखबारात की जानिब। और सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, बल्कि जो सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की, वो है वबाई अमराज के घेरे में है पूरा मुल्क, बल्कि हमलों की बहुतात है। कराची भर में पाबंदियाँ सख्त कर दी गई, कई अजला में स्मार्ट लॉकडाउन है और उसका फ़ैसला किया गया है, और माइक्रो लॉकडाउन का भी फ़ैसला है कोरंगी और मलीर में कराची के। इसके साथ साथ लाहौर की इंतज़ामिया मुतहर्रक है इसी हवाले से। खिलाफ वर्जी पर शादी हॉल्स, इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ
मुतअद्दिद हॉल्स जो हैं वो सील कर दिए गए। यानी ये सूरत हाल है। गिलानी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कैसे देख रहे हैं, कोरोना की वबा दूसरी लहर है, जाने जा रही हैं और अच्छा खासा माहौल बन गया और इजलास भी जारी हैं, लेकिन हालात हाज़रा मुल्क की सियासत उसको इसके सामने ज़रा देखिए कि कैसे देख रहे हैं आप। पहले तो मैं कोरोना के हवाले से जानना चाहूँगा कि शिद्दत कैसी लग रही है? जी, जैसे आपने कहा कि कोरोना की जो सेकंड वेव है वो पूरी दुनिया में इस वक्त उसका बहुत ज़िक्र हो रहा है। इसी हवाले से पाकिस्तान में भी इसकी इतलात तो बहुत अरसे से थी, लेकिन अब प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वेव आई है, जिसकी वजह से थोड़ी सी अलामात भी थोड़ी शायद मुख्तलिफ हैं, मॉडरेटेड हैं, लेकिन उसकी वजह से नुकसान होना शुरू हो गया। तो अच्छा, दूसरा आप ये देखें कि ये जो सितंबर से लेके अप्रैल का अरसा होता है, जो सर्दियों का आमतौर पे अरसा है, इसमें बहुत सारी वबाई अमराज हम जैसे मुल्कों में, क्योंकि पाकिस्तान में अब वो सफाई की वजूहत कह लें आप, हमारा मौसम कह लें, हमारे जो सब्ज़ा है उसको गिरदान उसको कह लें, लेकिन मच्छर की वजह से बहुत सारी वबाई अमराज इस सीज़न में होती हैं। आप देखें डेंगू भी साथ साथ चल रहा है, मलेरिया के वाक़यात भी हैं। बारिश जब नहीं हुई थी उस वक्त बहुत सारी जो मौसमी बीमारियां वो भी थीं। उसके ऊपर से ऑन टॉप ऑफ इट जो कोरोना की एक लहर आई है, उसकी वजह से चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। अब लोग ज़ाहिर है शक में भी मुब्तला होते हैं कि अगर कोई खांस रहा है, कोई किसी को छींक आ रही है, तो शायद ये कोरोना ना हो। तो मैं ये बात कहता चलूँ कि इस बीमारी का वाहिद इस वक्त जो रेमेडी है वो ये है कि बहुत ज़्यादा एहतियात करें, लेकिन खौफज़दा ना हो। एहतियात बड़ी सिंपल है कि आपने मास्क पहनना है, आपने हाथों को धोना है, फासला रखना है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने साथ ही कही वो पंजाब के हवाले से, कराची में तो स्मार्ट लॉकडाउन कह लें या उसको आप माइक्रो लॉकडाउन कह लें कि जहाँ पे ज़्यादा केसेस हैं उस गली को या उस मोहल्ले को किया जाता है। पंजाब में जो बात आपने की मैं इसको हाईलाइट इसलिए करूँगा कि शादी हॉल्स, तो ये वो मौसम है पाकिस्तान में जहाँ शादियाँ भी बहुत ज़्यादा प्लान की जाती हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ों को हमें गोइंग फॉरवर्ड उस पर नज़रसानी करनी पड़ेगी कि हम इस सीज़न को बहुत एहतियात से गुजारें और बहुत ज़्यादा इज्तिमात से गुरेज करें। सही, चलें मैं इसी हवाले से बैरिस्टर साहब से पूछता हूँ। बैरिस्टर वक़ास साहब, आप कैसे देख रहे हैं, यानी ये सूरत हाल कोरोना की दूसरी लहर है और अच्छा खासा माहौल जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है, यानी अमवात बढ़ रही हैं, इसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई जा रही। तो ये सूरत हाल के कराची जैसा बड़ा शहर, लाहौर जैसा बड़ा शहर, वहाँ पे इंतज़ामिया को मुतहर्रक होना पड़ गया है, लॉकडाउन लग रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन, तो कैसे देख रहे हैं इसको? अजीज भाई, so far as my point of view is concerned, I believe कि पूरी दुनिया के अंदर दिस इज वेरी मच डिवास्टेटिंग एंड डेट्रीमेंटल जो सेकंड वेव आई है, और पाकिस्तान के अंदर भी चूंकि हमारे वसाइल, हमारे रिसोर्सेज, हम वैसे ही डेवलपिंग नेशन है, और ये कोई अचंभे की बात या हैरानगी की बात नहीं थी। पूरी दुनिया में जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स थे, डॉक्टर्स थे, और कोरोना के हवाले से जितने भी एक्सपर्ट्स थे, उनकी ये प्रेडिक्शन थी, इट वाज अ पार्ट ऑफ देयर प्रेडिक्शन के कोरोना की सेकंड वेव भी आएगी और फिर इसके बाद दुनिया इसकी थर्ड वेव की तरफ भी जाएगी, और इसी तरह 2 से 3 साल तक दुनिया को कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। मीनिंग देयर बाय के जो SOPs को फॉलो करके और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको ऑप्ट करके ही हमें अपने रोजमर्रा के काम हैं या डेली बेसिस या रूटीन वर्क हैं उनको सरंजाम देना पड़ेगा। लेकिन चूंकि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज नेशन के जिसने कोरोना के अंदर वो तमाम इकदाम किए, लोगों की इम्यूनिटीज़ बहुत अच्छी थी, और उसके बाद एक तवील अरसे तक पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन रहा, स्कूल्स बंद रहे, मैरिज हॉल्स बंद रहे और तफरी मुकामात बंद रहे थे। इसलिए पाकिस्तान के जो इकदाम थे वो WHO ने भी बड़ा सराहा, यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक, और पूरी दुनिया में जितनी भी मेडिकल से रिलेटेड ऑफिसर्स थे उनका बड़ा एक अच्छा ओपिनियन था पाकिस्तान के अंदर जितने भी इकदाम किए गए। लेकिन बदकिस्मती से हाल ही आपने देखा कि गुज़िश्ता 1.5 माह से जो सेकंड वेव पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट की या पीप डाउन की, वन ऑफ बिगेस्ट रीजन ऑफ दैट स्पेसिफिक वेव वो ये था कि ये जो जलसे जुलूस और बेहंगम लोगों का जुलूस देखे पूरी दुनिया के अंदर, स्पेशली मैं यूके की भी बात करूंगा, मैं यूके काफी अच्छा रहा अपने बार के लिए,
और लास्टली मैंने ये देखा भी, और अभी भी हमारे पास जो न्यूज़ वहाँ से आती है ये कि वहाँ पे चर्च को बंद कर दिया गया, मजहबी रसूमात को बंद कर दिया गया, जो 4 से 5 से ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठे कोई इज्तिमा नहीं कर सकते। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना भरपूर किरदार अदा किया कि वो कोरोना को पाकिस्तान में प्रिवेल करे, इसको फैलाए, वो फ्लरिश करे, वो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हो, चाहे इससे पहले वो गुजरांवाला का जलसा हो, बैरिस्टर साहब, मैं इस पे गुफ्तगू जरूर करूंगा, आगे मेरे मौज़ूआत का हिस्सा है, यूं कह ले कि बहुत सारी ऐसी हेडलाइंस भी हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक और बारीक नुक्ते पे गुफ्तगू करना चाहता हूं और आपसे ही मैं पहले जानना चाहूंगा तालीम का शोबा, और आप क्योंकि तालीम के शोबे से मुंसलिक हैं और बहुत गहरा जानते हैं कि ये सूरत हाल कैसी होती है, क्या मसाइल हो सकते हैं, तो तालीम के शोबे में तजावीज़ दी गई हैं फौरी इनको बंद करने की, इदारों को अफसरान की फौरी छुट्टियों की तजवीज़ है महकमा तालीम पंजाब की जानिब से। इसके साथ साथ सिंध की जानिब से स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज होगा और वफाकी वजारत तालीम ने भी छुट्टियों का कहा है। तो कैसे देख रहे हैं तालीम, यानी इदारों में छुट्टियों से तालीम मुतासर होती हुई, और दूसरा लाज़िम बात है कि जान का मामला है। अदील, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। इट वुड बी अ वेरी डिवेस्टेटिंग फॉर द फैब्रिक ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, और हमारी जितने भी उस्ताज़ा हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, दे विल सफ़र अ लॉट। चूँकि पहले भी जो लॉकडाउन किया गया, मैं ये आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, ये चीज़ आपकी गोशगुजार करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर आज के दौर के अंदर SOPs कहीं पे फॉलो होते नज़र आ रहे हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑप्ट किए जाते हैं, तो वो तलीमी अदारे हैं, और तलीमी अदारों में बहुत कम केसेस रिपोर्ट हुए। अगर हम पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई 3-3.5 करोड़ जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, अगर हम उनके अंदर देखें तो बहुत कम इस तरह के तलीमी अदारे हैं कि जिनके अंदर कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए, और मैक्सिमम जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं और कॉलेजेस के अंदर, वो भी लगभग 450 से 500 केसेस हैं, और वो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं। और आपको लगता है कि छुट्टियां होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा तो हरज पहले भी हो चुका? अदील, बिल्कुल छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। जो मेरी इतलात के मुताबिक या मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 2.5 से 3 करोड़ स्टूडेंट्स इस तरह के हैं कि जो कोरोना से पहले प्राइमरी, मिडिल या मैट्रिकुलेशन की सतह पे स्कूल जाते थे, और कोरोना के बाद जो फर्स्ट वेव के बाद जब दोबारा स्कूल ओपन किए गए तो उसमें जो बच्चों की तादाद थी वो तकरीबन 1.5 से 2.25 करोड़ तक रह गई। और अगर दोबारा जो कोरोना की सेकंड वेव की वजह से ये छुट्टियां की जाती हैं तो टीचर्स का बहुत ज्यादा खर्च होगा, स्कूल मालिकान का बहुत ज्यादा खर्च होगा। सही, इसी हवाले से मैं जरा गिलानी साहब से भी राय ले लूं। गिलानी साहब, आपको क्या लगता है, यानी शोबा तालीम जो है वो अच्छा खासा मुतासर हो रहा है, लेकिन जान का मामला है, उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन तालीम के जो मामूलात हैं वो जिस तरह रेशो का जिक्र बैरिस्टर साहब कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि अच्छा खासा हरज होगा? लेकिन फिर भी आप कहाँ देख रहे हैं शोबा तालीम को इस वबा में? देखिए, जिस तरह कारोबारी शख्सियात का नुकसान हुआ या बाकी मशीनरी काफ़ी इफ़ेक्ट हुई, सारे मामलात में मईशत इफ़ेक्ट हुई, अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। आप देखें तो इवन ब्रिटिश काउंसिल के एग्ज़ाम्स बहुत डिले हुए, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड बहुत डिले हुए। तो एक जो तालीमी सालों का नुकसान है बच्चों का, वो एक तरफ। दूसरी तरफ बिल्कुल बैरिस्टर साहब ने बजा बात की कि स्टूडेंट को आप जिस तरफ लगाते हैं, जितना उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में तालीम देते हैं, तो उसका एक रुझान बनता है तालीम की तरफ। अगर वो ना किया जाए तो वालिदैन के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है कि घरों में उनको ऑर्गेनाइज़ करके पढ़ाया जाए, क्योंकि उनके घर में वो डिसिप्लिन आप नहीं रख सकते। तो ये चैलेंज तो अपनी जगह है। दूसरा चैलेंज ये है कि तालीमी इदारों का ज़ाहिर है वो भी उनको चलाना है, उनको उसके लिए सरमाया चाहिए, वो भी काफ़ी मुतासिर होता है। और तीसरी बात यह कि मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इस मौके पे अगर बहुत ज़रूरी है तालीमी इदारों को बंद करना, तो ये ख्याल रखना चाहिए कि जो रेंट्स हैं मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के, उनको ज़रूर उन पर तवज्जो देनी चाहिए, ताकि तालीमी इदारे चलाने वाले लोगों का नुकसान कम से कम हो और इन चीज़ों को मैनेज किया जा सके। अगर मुमकिन हो तो बहुत आला SOPs के साथ इन चीज़ों को चलते रहना चाहिए, ताकि मईशत भी चलती रहे, तालीमी निज़ाम में भी फ़र्क ना पड़े, बच्चों का नुकसान भी ना हो। लेकिन अगर बहुत ज़रूरी हो जाए सेहत के हवाले से तो डेफिनेटली फिर आपको ऐसा लगता है कि हुकूमत कहीं ना कहीं यानी नज़रअंदाज कर रही है इस शोबे को। जितना वक्त था पहली लहर और दूसरी लहर के दरमियान, और अगर इतना ही यकीन था कि दूसरी लहर जो है इतनी शिद्दत से आएगी, तो आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म तैयार किया जाता तालीमी हवाले से, स्पेशली जिस तरह ऑनलाइन की बात हो रही थी,
सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे बनाए जा सकते थे, लैपटॉप्स बांटे जा सकते थे, यानी वो आसान होता, और इंटरनेट की एक्सेस, यानी कुछ ना कुछ उसमें बेहतरी तो की जा सकती थी। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया इस शोबे को? देखें जी, बहुत बुरी तरह से नज़रअंदाज किया गया। जो हम बात कर रहे हैं वो उन स्कूल्स की बात कर रहे हैं जो शहरों के अंदर हैं, जहाँ पे इंटरनेट की सहूलतें मौजूद हैं। आप देखें कि 60 to 70% तो तालीमी इदारे ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे इस किस्म की किसी सहूलत का कोई इम्कान नहीं है। तो वहाँ पे आप अगर बंद कर देंगे तो तालीम वहाँ रुक जाएगी। तो अगर गवर्नमेंट ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है तो मेरा ख़्याल है एक जंगी बुनियादों पे इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए कि इंटरनेट एक्सेस या ऑनलाइन एक्सेस प्रोवाइड की जाए उन तमाम जगहों पे, जो कि इतना पॉसिबल नहीं है इस हमारे जैसे इकॉनमी वाले मुल्क में। लेकिन मेरे ख्याल में इतना मुश्किल भी नहीं है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कर भी तो सकते हैं। जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते तो हैं। है ना इस कॉम के आप बड़े मुकाबले की इंटरनेट की हब्स प्रोवाइड कर सकते हैं उन इलाकों में जहाँ पे लोग इसकी एक्सेस हासिल करें। स्कूल्स को ट्रेन करें। देखें यहाँ पे आप बड़े स्कूल चेंज को कहें वो बहुत ट्रेंड है, हो चुके हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट स्कूल्स में या छोटे इलाकों के स्कूल्स में तो मेरे ख्याल स्टाफ भी इतना ट्रेन नहीं होगा। तो इट्स अ बिग चैलेंज। मैं जरा बैरिस्टर साहब से पूछना चाहूँगा। बैरिस्टर साहब, आपसे तो मुझे ये पूछना है कि यानी ये सारी की सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए SOPs का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा, तो आपको क्या लगता है? यानी अवाम में शऊर नहीं है, अवाम जानना नहीं चाहती है, कुछ करना नहीं चाहती? देखिए दिल, मैं ये समझता हूँ कि स्कूलों की अगर हद तक आप SOPs की बात करें तो डेफिनेटली वहाँ पे तो SOPs जो है वो बड़ी एहतियात के साथ फॉलो हो रही, फॉलो किए जाते हैं। लेकिन जहाँ तक हम पब्लिक की बात करते हैं, अवाम की बात करते हैं, बाज़ारों की बात और तफरीह मकामात की बात करते हैं, तो हमारी जो अवाम है डेफिनेटली वो फॉलो करती है हमारे सियासी जुमा को, हमारे लीडरान को, हमारी क़यादत को। और जब आपकी क्या लीडरान खुद मास्क नहीं पहनेंगे, खुद SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, ना कैबिनेट की मीटिंग के अंदर, ना अवामी जलसों के अंदर, तो डेफिनेटली अवाम में भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि कोरोना ख़त्म हो चुका है, लिहाजा SOPs फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं। लिहाजा जब तक हमारे जो लीडरान हैं, सियासी जुमा हैं, हमारे जो हीरोज़ हैं, हमारी जो क़यादत है, जब तक वो जो अपनी खुद एक एग्जाम्पल या प्रेसिडेंट सेट नहीं करते, क्योंकि आई बिलीव कि चैरिटी बिगिंस एट होम, जब तक आप अपनी ज़ात से शुरू नहीं करते, लोगों के लिए प्रेसिडेंट सेट नहीं करते, लोग कभी इसको फॉलो नहीं करेंगे। ये नहीं हो सकता कि दूसरों को नसीहत हुस्ता फसीयत की जाए और लोग आपको फॉलो करें। लिहाजा पहले आप खुद लोगों को फॉलो करके बताएं, और आप जो जिस तरह अवामी बेहंगम इज्तिमात, सियासी जलसे जुलूस, इससे गुरेज करना इंतहाई ज़रूरी है। सही। गिलानी साहब, क्या कहेंगे? वाकई सियासी रहनुमा जो हैं वो एक रोल मॉडल तो है ना, उन्हें कोई ऐसा नमूना तो पेश करना होगा, और वाकई अगर उधर से कोई ऐसी चीज़ या ऐसी बेहिस्सी नज़र आती है तो वाकई अवाम क्या समझ पाएगी इस बात? जी जी बिल्कुल। जितने आइकॉन्स हैं इस कौम के, उन सबको एक एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी कि अगर ये कोरोना वाकई इसको आप चाहते हैं कि अवाम SOPs पे अमल करें, तो सबसे पहले आप एक रोल मॉडल बन के दिखाएं। दूसरी इसका पहलू ये है, देखें पॉलिटिकल ग्राउंड पे ये कहा जाता है कि ये जो अगले 3-4 महीने ये बड़े अहम हैं, तो उस हवाले से सियासी पार्टियां भी अपना पूरा जोर लगा रही हैं कि वो किस तरह से अपने वोट बैंक को सिक्योर करें, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स को सिक्योर करें। तो एक बड़ा एक नाजुक सा टाइम है जिसमें एक तरफ आपके पास वबाई अमराज का ख़तरा है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल फ्रंट पे लोग बैकफुट पे जाने को तैयार नहीं हैं, इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे बहुत सारे मसाइल हैं, मुल्क कुछ की इकॉनमी बेहतर करने के हवाले से बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी टफ़ टाइम फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज़। हम सबको होश के नाखून लेके बहुत मोहतात अंदाज में ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें अपने मुल्क, अपनी कौम का ख्याल रखना है, और उसके बाद हम जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं डेफिनेटली उनको भी उन्होंने रन करना है, लेकिन बहुत मोहतात अंदाज में रोल मॉडल बन के, ताकि कौम आपको याद रखे कि आप लोगों ने इन्हें सही गाइड किया। जिक्र छेड़ दिया है तो मेरे पास बहुत सारी हेडलाइंस ऐसी हैं कि सियासी हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है इस वक्त का दौरानिया, और स्पेशली जब हम कोरोना की बात करते हैं और साथ में जलसों की बात हो रही है। लेकिन इसी पर गुफ्तगू में आगे बढ़ाऊंगा, यहाँ पे मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी, लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज खबरों और तरजीहों का सिलसिला जारी है और बगैर वक्त ज़ाया किए मैं अपने मेहमानों की जानिब जाऊँगा। और सबसे पहले मैं बैरिस्टर वक्कास अब्रेज़ साहब से बात पूछना चाहूँगा। कोरोना की बात हो रही थी और सियासत बीच में आ गई और लाजम बात है, अब मैं इसको ज़रूर छेड़ूँगा। वक्कास साहब, पहली बात तो ये है कि अपोजिशन के जलसे जारी हैं, शुरू हैं और उनकी डेट भी करीब है और पेशावर में जलसा होने जा रहा है। इस हवाले से बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, उन्हें इजाज़त भी नहीं मिल रही। लेकिन दो चीज़ें मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इजाज़त नहीं दी जा रही, इजाज़त जो ली जा रही है और जलसा करने की धमकियाँ, जलसा होगा, जो भी रिएक्शन आएगा, उस हवाले से एक तो मुझे आपकी कानूनी राय चाहिए। लेकिन उससे पहले मुझे ये पूछना है, क्योंकि नून लीग की जानिब से मास्क तैयार किए गए हैं जिन पे लिखा जाएगा कि वोट को इज्जत दो, यानी उसकी तशहीर की जाएगी, या यूं कह लें कि आगाही मुहिम भी हो सकती है। आपको लगता है कि वो आगाही मुहिम है या सिर्फ अपने मामूलात को ही तकवीयत दी जाएगी? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि अपने मामूलात को ही तकवीयत दी जाएगी। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द सेफ्टी ऑफ पीपल। और चूंकि मास्क से कोरोना किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इससे मुकम्मल तौर पे कोरोना एलिमिनेट या रेडिकेट नहीं किया जा सकता। लिहाजा मास्क भी पहना जाए और सोशल डिस्टेंसिंग रखना भी इंतहाई जरूरी है। लेकिन जलसे जुलूसों के अंदर आप अदील देखते हैं कि कहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता है। हमारे स्टेज पे जलवा फरोज होने वाली जितनी भी क़यादत होती है वो कहाँ पे मास्क पहनते हैं, कहाँ पे SOPs का ख्याल रखते हैं, वो तो चेयर्स भी साथ साथ लगा देते हैं। लिहाजा अवाम के अंदर क्या तासुर जाता है और अवाम इसे कैसे फॉलो करेंगे। और कभी आपने ये गुज़िश्ता 2 माह के अंदर जिसने PDM के जलसे देखे या गिलगित बल्तिस्तान के आपने इंतहाबी मार के देखे, तो आपने कहीं पे भी देखा कि हमारे लीडरान ने अवाम से ये कहा हो कि आप SOPs के तहत बैठे हैं या SOPs का ख्याल रखें। तो ये पहले सवाल का जवाब। और दूसरी जो आपकी बात थी कि लीगली क्या इनको इजाजत मिलनी चाहिए। देखिए, आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 16, 17 और 19 दोज आर वेरी मच क्लियर इन दिस रिगार्ड कि हमारे जो अवाम है, हमारी जो सियासी पार्टीज हैं, they have freedom of speech and expression at the same time freedom of association है, freedom of assembly है। ये तीनों आर्टिकल्स इसको एक्सप्लेन करते हैं और इन्हीं तीनों आर्टिकल्स के तहत जलसे जुलूस भी की जा सकते हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली है, एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी है। लेकिन हमारे आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 9 जो है, दैट इज वेरी मच सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड, जो ये कहता है कि किसी शख्स की जिंदगी उसका बुनियादी हक है और ये बुनियादी हक उसके तमाम जितने भी दूसरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पे भारी हैं। क्योंकि अगर किसी शख्स की लाइफ को एट स्टेक रख के, एट रिस्क रख के आप जलसे जुलूसों की तरफ जाते हैं, देन दिस इज क्वाइट मैंडेटरी अपॉन द फेडरल गवर्नमेंट कि वो स्टेट की रिट को इन्फोर्स करें। और लोगों की जिंदगी अगर किसी मुश्किल में है या किसी रिस्क में है, तो ये हमारी फेडरल हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 9 है, उसके तहत वो तमाम इकदाम करें जिससे लोगों की जिंदगियों को सेफ किया जा सके, सिक्योर किया जा सके और उनकी जिंदगियों के अंदर एक यकीनी सूरत हाल। चूंकि जब भी जलसे जुलूस किए जाएंगे तो अनसर्टेनिटी की एक सिचुएशन जो प्रिवेल करेगी पूरे पाकिस्तान के अंदर। और ये तोहफा हमारे सियासतदानों का दिया है, ये चाहे हिज़्ब इक़्तिदार की पार्टीज हो, हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टीज हो, ये इनका अदील तोहफा दिया है। कोरोना तो पाकिस्तान से ये रियासत की जिम्मेदारी में शामिल है और इख्तियारात उसके पास हैं आर्टिकल 9 के तहत कि वो कार्रवाई कर सकते हैं। आर्टिकल 9 के तहत दिस इज अ रिट ऑफ स्टेट के वो तमाम मैयर्स इंश्योर करें जिससे तमाम पाकिस्तान के शहरियों का बुनियादी हक जो कि राइट टू लाइफ है, सिक्योरिटी टू लाइफ है, उसको इंश्योर किया जा सके। लेकिन हमारी हुकूमत जो है, इन्होंने अल्लाह के फजलो करम से खुद जो है जलसे जुलूस किए हैं, खुद जाके मुतलिब इंतहाबी मार के किए हैं। लिहाजा इनसे हम क्या तवक्को कर सकते हैं कि ये अवाम की राइट टू लाइफ, कहीं ना कहीं अपोजिशन के लिए भी प्ली तो है, कहीं ना कहीं मौका वो रखते हैं कि वो कर सकते हैं, क्योंकि हुकूमत ने कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया इस सारी सूरत हाल को। लेकिन रियासत के पास इख्तियारात हैं। गिलानी साहब, आपसे भी यही पूछना चाहूंगा, वाकई ये वोट को इज्जत दो और अब मास्क पे लिखा गया है, मास्क इस्तेमाल होंगे, PDM जलसा करने को है और हुकूमत जो है वो रोक रही है, तो आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए राना साहब, मीडिया का दौर है और मार्केटिंग का दौर है, एडवर्टीज़मेंट का दौर है। तो कोई भी चाहे वो सियासी जमात हो, चाहे वो कारोबारी लोग हों, वो कोई भी मौका नहीं जाने देते एडवर्टीज़मेंट का। तो मास्क के ऊपर अपने स्लोगन को लिखना, ये भी इसी ज़ुमरे में आता है। अब जाहिर है, जिस तरह अगर आप चंद साल पहले का एक फ्लैशबैक लें, तो यही सिचुएशन थी जब गवर्नमेंट कहती थी कि तहरीक इंसाफ ने जलसा नहीं करना, अमन आमना का ख़तरा है, इस तरह के मामलात हैं। और ख़ान साहब और उनकी पार्टी कहते थे नहीं जी हमने करना है, आप नहीं रोक सकते। आज एग्जैक्टली वही सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है कि गवर्नमेंट कहती है जी कि आपने, अपोजिशन ने
जलसा नहीं करना, कोरोना का ख़तरा है, हमने आमा का ख़तरा है, और बहुत से ऐसे सिक्योरिटी मामलात हैं, लेकिन अपोजिशन इंसिस्ट कर रही है और वो बड़ी इस मामले में अपने उस पर कायम है कि हमने हर सूरत में जलसा करना है। तो एक बड़ी अजीबोगरीब पॉलिटिकल सिचुएशन पैदा होती है, की तरफ कहीं ना कहीं जा रही है। लेकिन वो जैसे बैरिस्टर साहब ने बोला कानूनी राय में कि वाज़े तौर पे आर्टिकल 9 है कि रियासत के पास इख्तियारात हैं, वो अपने कानून जी बिल्कुल है, और रियासत रोक भी सकती है, लेकिन रियासत को ये भी साथ साथ देखना होता है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसे मामलात ना पैदा हों जो कि कंट्रोल से बाहर हो जाए। और दूसरा लाज़िम बात है उसके लिए तो तो दोनों पार्टीज के साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी अलाइन की जाए कि इन चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे। सही गिलानी साहब, मैं आगे बढ़ता हूँ और थोड़ी सी बात करते हैं। यानी दुश्मन मुल्क है, गोके हमसाया मुल्क है, लेकिन हटदर्मियाँ बरकरार है, मकरू चेहरा पूरी दुनिया देख रही है, भयानक चेहरा पूरी दुनिया के सामने है। और बल्कि यहाँ पे जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ हेडलाइन का, वो बराक ओबामा की किताब आई जिसके इंकशाफात हैं कि मोदी के भारत में सिस्कियाँ, मजहबी जुनून हिंदू माशरे में गहराइयों तक सरायत कर गया, सियासी क़यादत मुस्लिम मुखालिफ जज्बात भड़काकर ज़ाती मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ है। ये बराक ओबामा कह रहे हैं भारत के बारे में, और अपनी किताब में उन्होंने वाज़े किया है। और इसी के साथ साथ मैं एक और ख़बर आपके सामने रख दूँ कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम का खौफ, बच्चे मुख्तलिफ ज़हनी और जिस्मानी मसाइल का शिकार होने लगे, ये अक़वाम मुत्तहिदा ने इज़हार तशवीश किया है। कैसे देख रहे हैं ये दोनों बातें और भारत की हटदर्मियाँ? देखें सॉरी राणा साहब, पहला मौका है ये पिछले 5-6 महीने या इससे ज़्यादा अरसा देखा जाए जब हिंदुस्तान का चेहरा पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह होता चला जा रहा है। हिंदुस्तान इससे पहले बड़े अपने सेकुलर नज़रियात को प्रेजेंट करता था, लेकिन वो कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कश्मीर पे जुल्म का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो फैलते फैलते पूरे हिंदुस्तान के ना सिर्फ मुसलमानों पे बल्कि तमाम अक़लियतों पे, और ना सिर्फ तमाम अक़लियतों पे बल्कि हिंदू जो छोटी ज़ातें हैं उन तक फैल गया। और इस चीज़ ने दुनिया में एक अलार्म बजाया कि हिंदुस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है इसने हिंदुस्तान के अपने वजूद को ख़तरे में डाल दिया है। ना सिर्फ वजूद को ख़तरे में डाला है बल्कि इंसानी हकूक़ का बड़े वसी पैमाने पे इस्तेहसाल किया जा रहा है। मुसलमानों को ख़ास तौर पे इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी हैं। और मैं आपको ज़ाती तौर पे बताऊं, जिन लोगों से, जिन मुसलमानों से हम मिलते रहे मिडल ईस्ट में या दूसरे मुल्कों में, वो बहुत सख्त परेशान है। वो अपनी फैमिलीज़ के हवाले से बहुत कंसर्न हैं, वो वापस नहीं जाना चाहते हिंदुस्तान में। उनका ख्याल है कि अब उनको पहले भी किसी हद तक उनका इस्तेसाल होता रहा, लेकिन अब जिस तरह से जुल्म हो रहा है, उनकी जानें ख़तरे में, उनके मज़ाहिब ख़तरे में, उनको इकॉनमी में उस तरह से कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। तो ये एक, और अब आप देखें बराक ओबामा एक बहुत बड़ी शख्सियत, उसके साथ साथ बहुत सारे तज्ज़ियाकार हैं जिन्होंने बबांगे दौल ये बात कही है कि हिंदुस्तान ने एट्रॉसिटीज़ जो हैं वो बहुत इस हद तक बढ़ा दी हैं कि वो एक ख़तरनाक हद को छूने लगी हैं। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ज़रूर जानना चाहूँगा कि यानी वो मुल्क खित्ते के हवाले से भी अमन में ख़तरा है, खित्ते के अमन के लिए भी ख़तरा है, सालमियत के लिए ख़तरा है, और अपने ही लोगों के लिए जिनको वो अपना कहते हैं यानी उनके लिए भी खतरा है। तो आखिर इस मुल्क के बारे में दुनिया फिर क्या सोचेगी? जी बिल्कुल सही है। देखिए मोदी की अपनी एक जहनीत है, या मोदी के तरह के लोगों की अपनी एक जहनीत है, वो तो एक सिंबल है, लेकिन एक ख़ास जहनीत हिंदुज़म में ये अनफॉर्चुनेटली पाई जाती है कि वो बाकी अक़लियतों को इंसानी दर्जे पे, मैं एक आपको सिंपल सी बड़ी जल्दी एग्जांपल दूं कि एक कुछ ऐसी ख़ानदानों ने भी 47 में हिजरत की थी जिनकी अच्छी खासी जायदादें थी, अच्छा खासा उनका, लेकिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आए। उन्हें ये पता था कि ये हिंदू जो हमारे गिलास में पानी नहीं पीता, जिस गिलास में हम को छू लें उसको वो तोड़ देता है, अपनी बावर्ची खाने धो के वो मतलब साफ़ करता है जब कोई ऐसा बंदा अंदर घुस जाए, मुसलमान या छोटी ज़ात। तो ये आज वाज़े तौर पर पूरी दुनिया के सामने ये चीज़। बिल्कुल। मैं अब बैरिस्टर साहब से भी पूछना चाहूँगा। बैरिस्टर साहब, यानी भारत का मकरू चेहरा, भयानक चेहरा पूरी दुनिया देख रही है, खित्ते की सालमियत भी दाव पे लगा दी उसने, खित्ते के लिए भी खतरा है और अपने ही मुल्क भारत के या भारतवासियों के लिए वो खतरा है। तो कैसे देख रहे हैं कश्मीर का मामला? बराक ओबामा ने वादे इंकशाफ किए। देखिए दिल, आपकी इजाजत से मैं 2-4 जो किते जो है वो आपकी नजर करना चाहूंगा कि जिस तरह आपने भी इंट्रो में कहा कि बहुत हो गई गद्दारी, बहुत हो गया फरेब, अब भी समझ जाओ वरना उठ पड़ेगा पूरा देश अगर उठ गया तो कयामत ही आ जाएगी, हिंदुस्तान के कोने कोने में आफत ही आ जाएगी।
फिर कैसे तू अपने एटम बम से हमको धमकाने आएगा, उसको चलाने बोलचिता से बापू तेरा आ जाएगा, दिल्ली के सीने पे फिर लहराएगा परचम सब्ज हिलारी, रुख अपना बदल के बहेगा सिंधु नदी, और अब की फिक्र दमक कर चेहरे का होर बदल लेंगे, मुझको मेरे खुदा की कसम जिस्म का जोड़ जोड़ कुचल देंगे। अदील, मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान का जो मकरू, गंदा और परगंदा चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया। हमेशा सेकुलर स्टेट की बात की, और उनका हिंदुस्तान का जो आइन है उसके प्रेम्बल के अंदर ये लिखा गया है कि दिस इज अ सेकुलर रिपब्लिक। भारत जो है ये एक सेकुलर स्टेट है, और ये अवाम की बात करेगा बिला के रंगो नस्ल जात पात, लेकिन आज भी वहां पे जात पात के झगड़े मौजूद हैं। सिखिज्म को वहां पे कुचला जाता है, मचला जाता है, और वहां पे आप देखें हिंदुओं की जितनी भी, आप पंजाब में चले जाएं, पंजाब में वहां पे यकसानियत नहीं है, उनके हकूक को पमाल किया जाता है। आप मुसलमानों के साथ उनका तासुबाना रवैया दें, और तासुब की ऐनक पहन के, चाहे वो सियासत की बात है, चाहे वो तिजारत की बात है, उनके बिजनेस की बात। आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान या भारत जो है मोदी सरकार की वजह से टूट फूट का शिकार हो रहा है? देखिए, टूट फूट के असल जो टूट फूट का आगाज हुआ वो मोदीज़म की वजह से हुआ, और मोदीज़म ही भारत की वो गंदी सोच है जिसने भारत को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम कर दिया, और भारत की जितनी भी पूरी दुनिया में तकरीम थी उसको तार तार करने में मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और अपने पांव पे खुद भारतीयों ने कुल्हाड़ी मारी है मोदी को दोबारा। और बैरिस्टर साहब, ये जो ओबामा ने इंकशाफ किए हैं उसके बारे में क्या करेंगे? मेरे पास महदूद वक्त है, मैं जानना चाहूँगा कि ओबामा कह रहे हैं कि वो कौम ऐसी है, वो ज़ाती मफादात पे मुसलमान मुखालिफ जो है ना वो सारी सूरत हाल क्रिएट करती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया गया कि भारत में हमेशा जाती मफादात को कौमी मफादात पे हवा दी गई, और जितने भी आपने देखा कि कश्मीर में जिस तरह वहां पे लोगों पे जुल्म किया गया, बर्बरियत, तशद्दुद, इस्तबदाद को रवा रखा गया, पूरी दुनिया की तारीख में 2020 में या 2019 में इतना बड़ा जुल्म या किसी भी इतनी बड़ी आबादी और टेरिटरी में लोगों के फंडामेंट राइट्स के ऊपर शबहून नहीं मारा गया। और इसमें मैं जरूर बैरिस्टर साहब, वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाजत लेना होगी आपकी शिरकत का, और गिलानी साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।